आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ रेशमा आपके साथ। आइए हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। बिहार में शानदार जीत के बाद एनडीए हुकूमत साजी की तैयारी में, पटना से दिल्ली तक मीटिंगों का दौर जारी। असेंबली इंतखाबात में शिकस्त से 2-4 लालू कुनबे में बढ़ी तकरार। रोहिणी आचार्य ने छोड़ी सियासत और घर, बीजेपी ने बताया पितराना सोच का नतीजा। वहीं जेडीयू ने लालू राबड़ी की खामोशी पर उठाए सवाल। दिल्ली में प्रेस के कौमी दिन पर प्रोग्राम का इनेकाद। भारतीय प्रेस काउंसिल की सरबराह जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने की सदारत। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव और एल मरुगुन रहे मौजूद। गुमराह कुन खबरों से निपटने और प्रेस की साख बढ़ाने पर जोर। दिल्ली धमाके में मुसलसल हो रहे हैं नए इंकशाफात। जाए हादसे से मिले 9mm के 3 कारतूस। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 मामले दर्ज। 200 से जायद डॉक्टर रडार पर। भारत ने कोप 30 में तरक्की याफ्ता ममालिक को याद दिलाई जिम्मेदारी। कहा मौसमियाती मालियाती फंड फराहम नहीं कर रहे तरक्की याफ्ता ममालिक। मौसमियाती अहदाफ पूरा ना होने का दिया इंतबाह। टोक्यो डेफलिम्पिंग के पहले रोज भारतीय खिलाड़ियों का शानदार मुजाहिरा। भारत के नाम 1 सोना, 2 चांदी और 1 कांसे का तमगा। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। बिहार में एनडीए के हक में शानदार नताइज के बाद हुकूमत बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। कल रात जनता दल यूनाइटेड के वर्किंग सदर संजय झा और मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह, जिन्हें ललन सिंह के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। संजय झा और ललन सिंह से मुलाकात के बाद बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने भी शाह से मुलाकात की। बिहार के बीजेपी इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान और शरीक इंचार्ज विनोद तावड़े ने भी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। दिल्ली में होने वाली इस मुलाकात को हुकूमत साजी के बारे में जारी बातचीत से जोड़ा जा रहा है। दरियासना आज बिहार में बीजेपी ने अपने तमाम अरकान असेंबली से कहा है कि वो कारकुनों और अवाम के एजाज में तकरीबात का एहतमाम करें। इसके बाद एनडीए के तमाम मेंबरान असेंबली को पटना रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है। मौजूदा वजीर आला नीतीश कुमार ने अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर गवर्नर को अपना इस्तीफा पेश नहीं किया है। ज़राए का कहना है कि आइंदा हफ्ते सियासी फैसले को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है। जेडीयू, बीजेपी, एचएएम और आरएलएम की कानून साज जमातों की मीटिंगें कायदीन के इंतखाब और नए इत्तेहाद पर तबादला ख्याल के लिए होंगे। इनमें एनडीए कानून साज पार्टी की मुश्तरका मीटिंग वजीर आला की रहायशगाह पर होने वाली है। बिहार असेंबली इंतखाबात में एनडीए की जीत के बाद तमाम एनडीए लीडर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कि मुझको कोरिया में कैरियर और तालीमी मौक़े तलाश करने वाले नौजवान भारतीय पेशावर अफराद और तलबा के एक ग्रुप से मुंसलिक होने पर खुशी है। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत की तरक्की और पेशरफ्त में अपना हिस्सा डालने के अपने ख्वाबों के बारे में जोशो खरोश से बातचीत की। भारत की नौजवान नस्ल और कोरिया की तकनीकी बरतरी एक साथ मिलकर जीत की राह हमवार कर सकती है। बिहार में असेंबली इंतखाबात के नताइज के बाद लालू खानदान का अंदरूनी तनाज़ा सुर्खियों में है। रोहिणी आचार्य की कल इस ऐलान के बाद कि वो खानदान और पार्टी को खैरबाद कह देंगी, उन्होंने आज इंस्टाग्राम पर एक गहरी जज्बाती पोस्ट लिखी। उन्होंने लिखा, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा औरत, एक माँ की तौहीन की गई। इस पर गलीज़ गालियाँ दी गईं, मारने के लिए चप्पल उठाई गई। मैंने अपनी इज़्ज़त नफ्स से समझौता नहीं किया। सिर्फ़ और सिर्फ इसकी वजह से मुझे रुसवाई का सामना करना पड़ा। कल एक बेटी रोते हुए माँ बाप बहनों को बेबसी के आलम में छोड़ आई। मुझे अपना मैका छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, मुझे यतीम कर दिया गया। आप सब कभी मेरे रास्ते पर ना चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी या बहन पैदा ना हो।
इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ ख़ानदानी झगड़ा उस वक्त सामने आया जब रोहिणी आचार्य ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में अपने ख़ानदान और सियासत को छोड़ने के फैसले का ऐलान किया। रोहिणी ने लिखा कि वो सियासत छोड़ रही हैं और अपने ख़ानदान से ताल्लुकात मुनक़ता कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि संजय यादव और रमीज़ ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और वो इस पूरे वाक़े की जिम्मेदारी ले रही हैं। बिहार बीजेपी के तर्जुमान नीरज कुमार ने रोहिणी आचार्य के ट्वीट को लेकर कहा कि अपनी अज़ाइम की वजह से लालू खानदान ने पहले बेटे को खानदान से निकाल दिया और अब बेटी को पार्टी और खानदान दोनों से निकाल दिया है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने सियासी जमातों को मशवरा दिया है कि वो तहम्मुल से अपने ख्यालात का इजहार करें। बिहार इंतखाबात के बाद वोटर रिवीजन, SIR और अपोजिशन पार्टियों के बयानात के बारे में नामानिगारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जमहूरियत में हर किसी को अपने ख्यालात का इजहार करने का हक है, लेकिन इजहार ख्याल करते वक्त तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। I am totally out of party politics. Those who are in public, they should always control their emotions. That is very important because people will always throw stones. Which tree is giving lot of fruit? So we should have that patience in public life. We need not answer to all the questions. They are having the right to ask any question. We got the right to give the answer or not to give the answer. That is the thing I told. नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने दिल्ली बम धमाके पर गम का इजहार किया। दिल्ली में एक तकरीब के मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने इस वाक़े को इंतहाई तकलीफ दे करार दिया और कहा कि पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियां इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही हैं। This is the terrorist. The police forces and the other forces, intelligence forces, have to be fortunate every time. Terrorist has to be fortunate at one time. That has happened. It is very painful, but that makes a big alert among all the agencies. They will do their best and they will curtail it in the future. और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। भारत मंडपम में ऑडिट डे 2025 का एहतमाम किया गया, जिसमें नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल संजय मूर्ति और डिप्टी CAG सुबीर मलिक समेत बहुत से लोगों ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज़ दीप जलाकर किया गया। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने ऑडिट डे पर अपनी नई ख्वाहिशात का इजहार किया और CAG के ताउन की तारीफ की। इस मौके पर भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल संजय मूर्ति ने 2047 के तरक्की याफ्ता भारत के हदफ में CAG के किरदार का जिक्र किया। It provides essential feedback on governance, public trust and accountability. The organization with 40,000 officers and staff from over 125 offices all around the country plays a vital role in auditing union and state governments, public sector enterprises and autonomous bodies, and in compiling state accounts. As we march towards being a Viksit Bharat at 2047, CAG will remain a key partner in ensuring physical discipline and transparency for effective governance. Every year, the 16th of November holds special significance for us, as it is on this day in 1860 that India's first Auditor General assumed office. We celebrate this day to reflect on a rich legacy, to reaffirm our core institutional values of integrity and accountability, and rededicate ourselves to the service of the nation. Sir, we are acutely conscious of our key role as an enabler of good governance in the nation's journey towards Viksit Bharat by 2047. Towards this end, the department in 2023 has, after immense deliberations within, come out with a strategic plan till 2030.
और अमृत फार्मेसी के 10वें यौम तासीस के मौके पर नई दिल्ली में एक प्रोग्राम का इनाकाद किया गया। इसका इफ्तिताह मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा ने किया। एक्स पर प्रोग्राम के बारे में मालूमात का इश्तराक करते हुए उन्होंने कहा कि अमृत फार्मेसी ने सालों के दौरान लोगों को सस्ता इलाज फराहम करने में अहम किरदार अदा किया है। नड्डा ने वजाहत की कि अमृत फार्मेसी नेटवर्क ज़रूरी और जान बचाने वाली अद्वियात के साथ साथ तिब्बी आलात पर 50% तक की रियायत पेश करता है। इस इक़दाम ने अब तक 68 मिलियन से ज़्यादा मरीजों को राहत फराहम की है और लोगों को अद्वियात पर तकरीबन 8,400 करोड़ रुपए की बचत की है। JP नड्डा ने इस पहल को कामयाबी से अंजाम देने के लिए HLL लाइफ केयर लिमिटेड की टीम की तारीफ की। फिलहाल 255 अमृत फार्मेसी आउटलेट्स पूरे मुल्क में काम कर रहे हैं। नड्डा ने कहा कि हुकूमत का मकसद मुल्क भर में सस्ती अद्वियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाते हुए हर मेडिकल कॉलेज और हर ज़िला अस्पताल में अमृत फार्मेसी कायम करके इस इक़दाम को मज़ीद वुसअत देना है। और कौमी यौम सहाफ़त के मौके पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में एक तकरीब का एहतमाम किया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की सदारत में मुनक़िदा इस तकरीब में मरकज़ी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अश्वनी वैष्णव, मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत एल मुरुगन और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के CEO विजय जोशी और वज़ारत इत्तलात व नशरियात के सेक्रेटरी संजय चाजू ने शिरकत की। मरकज़ी वज़ीर अश्वनी वैष्णव ने कौमी यौम सहाफ़त के मौके पर मीडिया बरादरी को अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तकरीब के बाद मीडिया से बात करते हुए अश्वनी वैष्णव ने कहा कि हमारी जमहूरियत में प्रेस का किरदार बहुत अहम है, इसलिए कौमी प्रेस डे पर गलत मालूमात का मुकाबला करने और प्रेस की साख को मजबूत करने के बारे में एक लेक्चर का एहतमाम किया गया। सबसे पहले नेशनल प्रेस डे पर कंप्लीट प्रेस एंड मीडिया के जगत में जितने भी काम करने वाले हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। प्रेस का जो रोल है हमारे डेमोक्रेसी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसीलिए आज नेशनल प्रेस डे पे मिस इन्फॉर्मेशन को कैसे काउंटर करें, प्रेस की क्रेडिबिलिटी को कैसे स्ट्रेंथन करें, उस थीम पे व्याख्यान रखा गया था। और दिल्ली लाल किला धमाका केस की तहकीकात तेज़ी से आगे बढ़ रही है और कई नए हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। तफ्तीशी एजेंसियों ने जाए वक़ूअ से 9 mm के 3 कारतूस, 2 जिंदा और एक खाली खोल बरामद किया है। चूँकि 9 mm कारतूस शहरी इस्तेमाल के लिए नहीं होते हैं और आम तौर पर सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस बाजियाफ्त ने तहकीकात को एक नई सतह पर ले जाया है। सबसे अहम बात यह है कि जाए वक़ूअ से कोई पिस्तौल या हथियार के पुर्जे नहीं मिले। पुलिस अब इस बात का तयन करने की कोशिश कर रही है कि ये कारतूस जाए वक़ूअ तक कैसे पहुंचा। क्या ये धमाके के बाद कार से गिरे, या फिर वो इस बात की भी तफ्तीश कर रहे हैं कि आया ये कारतूस दहशतगर्द के थे या नहीं, या हथियारों से मुताल्लिक कोई मामला हो सकता है जिसमें पुलिस या एजेंसी के दीगर एहलकार शामिल थे। मरकजी तफ्तीशी एजेंसियां इस मॉड्यूल के फंडिंग पैटर्न की भी छानबीन कर रही हैं और इसमें हवाला या गैर कानूनी मिनी चैलेंजेस के किरदार को मुस्तरद नहीं किया गया है। इस सिलसिले में एजेंसियां मुल्क भर में तकरीबन 200 डॉक्टरों की सरगर्मियों पर नजर रखे हुए हैं, जिनमें से कई को हिरासत में ले लिया गया है। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने धमाके के मामले में हरियाणा की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 2 डॉक्टरों समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। UGC और NAAC की तरफ से निशानदेही की गई मुबैना बेज़ाब्तगियों की बुनियाद पर यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 अलग अलग FIR भी दर्ज की गई हैं। क्राइम ब्रांच की एक टीम ने ओखला कैंपस का दौरा किया और कई दस्तावेजात तलब किए। पुलिस का कहना है कि इदारे में संगीन बेज़ाब्तगियों के इब्तदाई शवाहिद मिले हैं, जिनकी तहकीकात जारी है। दिल्ली मेट्रो के लाल किला स्टेशन के तमाम दरवाजे अब मुसाफिरों के लिए खोल दिए गए हैं और गेट नंबर 2 और 3 को कल खोल दिया गया था। सिक्योरिटी चेक मुकम्मल करने के बाद DMRC ने स्टेशन के तमाम दाखिली और खारजी दरवाज़ों को दोबारा खोलने की इजाज़त दे दी है। 10 नवंबर को लाल किले के करीब एक कार बम धमाका हुआ, जिसके बाद एहतियाती तदाबीर के तौर पर पूरा स्टेशन बंद कर दिया गया। इस वाक़े के बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और दीगर एजेंसियों ने स्टेशन और आसपास के इलाके का मुतादिद मुआयना किया।
सिक्योरिटी जायजा और क्लियरेंस हासिल करने के बाद डीएमआरसी ने तमाम दाखिली और खारजी दरवाजे खोलने का फैसला किया। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के नौगाम में हुए ज़बरदस्त धमाके की तहकीकात तेज़ हो गई है। एनएसजी की एक खुसूसी टीम इतवार को मौके पर पहुंची और जाए वक़ूअ का जामी मुआयना किया। एनएसजी टीम ने जाए हादसे पर मलबे का बारीक बीनी से जायज़ा लिया। हुक्काम का कहना था कि तहकीकात फॉरेंसिक रिपोर्ट की तस्दीक और धमाके की असल वजह जानने के लिए की जा रही है। एनएसजी टीम की आमद के पेश नज़र इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। हुक्काम के मुताबिक धमाके की शिद्दत को देखते हुए तहकीकात कई घंटे जारी रहने का इम्कान है। आपको बता दें कि जुमे की रात नौगाम थाने में होने वाले धमाके में 9 अफराद हलाक और 32 अफराद जख्मी हुए थे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाके में किसी भी साजिश से इनकार किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वाज़ेह किया कि इस वाक़े में दहशतगर्दी की कोई साजिश या बैरूनी मुदाखलत नहीं है। श्रीनगर के नौगांव पुलिस स्टेशन में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। एसएफएल की टीम दिल्ली के लाल किले के पास के आतंकी हमले में शामिल आतंकवादी और उनके सहयोगी आतंकियों के घर से बरामद विस्फोटक का सैंपल ले रही है। उसी दौरान रात के करीब 11:20 तक धमाका हुआ। उस हादसे अनेक लोग हताहत हुए। इसमें किसी तरह की आतंकी साजिश या बाहरी हस्तक्षेप का कोई एंगल नहीं। कानून के तहत इस तरह की घटना में मजिस्ट्रेट की जांच अनिवार्य है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और उत्तर प्रदेश में सोनभद्रा जिले के उबरा कनी के इलाके में पत्थर की कांड में ऊपर से गिरने वाले भारी मलबे में दबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है और तकरीबन 1 दर्जन मजदूरों के फंसे होने का खदशा है। जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने मौके पर पहुंचकर वाक़े के बारे में दरियाफ्त किया। वाक़े की संगीनी को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं, जो जंगी बुनियादों पर मलबे तले दबे लोगों को निकालने के काम में मसरूफ़ हैं। रियासती वज़ीर संजीव गौड़ ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। जैसा पता था कि 3 दिन से सारा काम ठप है, लेकिन अब किसके लापरवाही से, किसके कहने पर यह काम शुरू किया गया और इतना बड़ा जो घटना हो गया, तो अब जांच का विषय है। बताया जा रहा है कि 12 लोग को बताया जा रहा है। अब तो जब मलबा हटाया जाएगा तो मौके पर क्या है, अब सच्चाई सामने आएगा। मौके पर मौजूद जिला मजिस्ट्रेट बीएन सिंह ने बताया कि वाक़े की वजूहात की जांच की जा रही है, लेकिन फिलहाल अवलीन तरजीह फंसे हुए अफराद को बचाना है। एक घटना हुई है, अब उसकी जांच की जाएगी, देखा जाएगा ये किस तरीके से हुई है, जो उसके लिए कार्रवाई होगी। जो अल्ट्राटेक कंपनी है, दूसान कंपनी है और ओबरा पावर कारपोरेशन है, उनके माध्यम से किया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मिर्जापुर से रवाना हुई। और दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे 44वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में मध्य प्रदेश का पवेलियन तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इस पवेलियन को मेले की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है। यहाँ न सिर्फ ग्वालियर का किला देखा जा सकता है, बल्कि मोरिना में वाक़े 64 योगिनी मंदिर भी देखा जा सकता है। और इस पवेलियन में क्या खास है, आइए देखते हैं। ये 44वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में मध्य प्रदेश का पवेलियन है, जहां ग्वालियर का किला मरकजी दरवाजे से देखा जा सकता है। दाखिल होने पर मुरैना में 24 योगिनी मंदिर नजर आता है। इस पवेलियन को मेले की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत के मुताबिक सजाया गया है। ये बात काबिल गौर है कि जब लुटियंस ने भारतीय पार्लियामेंट के लिए खाके को हतमी शक्ल दी थी, तो उसने भारत की मशहूर इमारतों के आर्किटेक्ट्स को बुलाया, जिसमें से उसने मुरैना जिले में 64 योगिनी मंदिर का इंतखाब किया और जिसकी बुनियाद पर ही भारतीय पार्लियामेंट की तामीर की गई। मुल्की और गैर मुल्की दोनों सयाह इस जगह का दौरा करते हैं, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को तक़वियत मिलती है और कौमी इत्तेहाद को भी फ़रोग़ मिलता है। पूरे पंडाल को जो है ग्वालियर फोर्ट के आधार पर सजाया गया है। आप पंडाल में अंदर प्रवेश करते ही है जो आपको मुरैना ज़िले के 64 योगिनी मंदिर के दर्शन होते हैं, जिनमें मध्य प्रदेश के पूरे पर्यटन को हमने
इमर्सिव स्क्रीन के माध्यम से दर्शाया हुआ है। इसके अलावा जो है थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत हमारे जो जोड़ीदार स्टेट थे मणिपुर और नागालैंड, उनको भी हमने जो है इसमें चित्रावली के माध्यम से प्रदर्शित किया है। आप आगे और बढ़ेंगे तो इसमें जो है आपको हमारे मध्य प्रदेश की औद्योगिक प्रगति के दर्शन होंगे। विभिन्न उत्पादों को सजाया गया है, उनकी बिक्री भी हो रही है। इसके अलावा पर्यटन को और औद्योगिक विकास में इन्वेस्टमेंट आदि को जो है हम यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं। उनकी नीतियों को प्रदर्शित करना, डिजिटल फॉर्म में प्रदर्शित कर रहे हैं। विभिन्न उपलब्धियाँ जो है डिजिटल फॉर्म में हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सनअती तरक्की को जाहिर करने के अलावा पवेलियन में मुख्तलिफ मसनूआत की नुमाइश भी की गई है और इन्हें स्टॉलों पर भी फरोख्त किया जा रहा है, जहाँ मध्य प्रदेश की एक झलक यहाँ वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। लाइव डेमो के साथ मध्य प्रदेश के स्टार्टअप्स की एक बड़ी तादाद भी अपना असर छोड़ रही है। मध्य प्रदेश का पूरा पवेलियन किले की 4 दीवारी से घिरा हुआ है, जिसके हर कोने में तस्वीरी गैलरी अपनी अपनी कहानी बयान कर रही है। तामीर शुदा सकाफती विरसा हो या कबायली विरसे, यहाँ हर कुछ देखा जा सकता है। वाइल्ड लाइफ को तो खास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ दिखाया गया है। ग्रीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और ब्राज़ील में जारी कोप 30 कॉन्फ्रेंस में भारत ने तरक्की याफ्ता ममालिक पर आबो हवा से मुताल्लिक़ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया। भारत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक मौसमियाती मालियात फराहम करने के अपने वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं, जो आलमी माहौलियाती अहदाफ के हुसूल में शदीद रुकावट है। भारत ने खबरदार किया कि अगर माली इमदाद और तकनीकी मदद बर वक्त फराहम न की गई तो पेरिस मुआहदे के अहदाफ का हुसूल मुश्किल हो जाएगा। भारतीय वफ़द ने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक को तवानाई की मुंतकली, मुआफ़क़त और नुकसानात से निमटने के लिए मुनासिब वसाइल नहीं मिल रहे हैं। साथ ही भारत ने जोर दिया कि मौसमियाती इंसाफ उसी वक्त मुमकिन है जब तरक्की याफ्ता ममालिक अपनी तारीख़ी ज़िम्मेदारी कबूल करें और शफ़ाफ, बर वक्त और मुनासिब मालियात फराहम करें। और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कल फ़ोन पर बात की और मगरबी एशिया में पेशरफ्त बिलखुसूस गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ईरान के जौहरी प्रोग्राम और शाम में होने वाले वाक़यात पर भी तबादला ख्याल किया गया। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने गज़ा की पट्टी में जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद और ज़ेर हिरासत अफराद की रिहाई पर भी बात की है। ये फ़ोन कॉल अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मिशन के इर्द गिर्द बढ़ती हुई सिफारती सरगर्मियों के दरमियान सामने आई है। अब बरतानिया में सियासी पनाह हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। पनाह गुज़ीनों के लिए सिक्योरिटी में तख़फ़ीफ़ की जाएगी और सियासी पनाह चाहने वालों के लिए ख़ुदकार फ़वाइद को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेबर पार्टी की हुकूमत ने हफ्ते की रात देर गए इसका ऐलान किया। बरतानिया की हुकूमत ने ये ऐलान बेकायदा इमिग्रेशन को कम करने और सख्त गिर राइट विंग्स का मुकाबला करने के मकसद से किया है। मैक्सिको सिटी में नौजवान सिक्योरिटी और सरकारी बदउनवानी के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज कर रहे हैं। इनमें ज़्यादातर नौजवान जनरेशन जेड हैं जो एंजल ऑफ इंडिपेंडेंस ज़ोकालो तक मार्च करते हुए नेशनल पैलेस पहुंचे और इस दौरान मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। नकाबपोश नौजवानों ने पैलेस की बैरिकेडिंग को गिरा दिया, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। मुजाहिरीन यूरोपान के मेयर कार्लोस मेंजो के हालिया कत्ल की तहक़ीक़ात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। और टोक्यो में जारी डेफ ओलंपिक के पहले दिन भारत के डेफ खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी देखने को मिली। भारत को 4 तमगे मिले, जिनमें 1 सोना, 2 चांदी और 1 कांसे का तमगा शामिल है। मर्दों के 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में धनुष श्रीकांत ने तलाई तमगा जीता, जबकि भारत के मोहम्मद वानिया ने चांदी का तमगा हासिल किया। धनुष ने 252.2 पॉइंट्स के साथ डेफ खिलाड़ियों में एक नया आलमी रिकॉर्ड बनाया। खवातीन की 10 मीटर एयर राइफल में भारत की माहिद संधू ने 250.5 पॉइंट्स के साथ चांदी का तमगा जीता। भारत की कोमल मिलिंद वाघमारे ने कांसे का तमगा जीता। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।